अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश रखे और कभी किसी चीज़ का मोहताज ना करे। मेरे और मेरे घर वालों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ईद उल अज़हा अच्छे से मनाने का मौका दे और तमाम की तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। आज की जो स्टोरी है वो अली साकिब ने हमारे साथ शेयर की है और ये जो सब वाक़यात उसने मुझे बताए हैं ये उसके दादा के साथ हुए थे और एज़ इट इज़ जैसे उसने सुने थे वो उसने वैसे ही शेयर किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपको जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों और ऐसी क्रिएचर से मुताबिक स्टोरीज़ पसंद हैं, हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज़ जो कि आप सुनना चाहते हैं, एंड वेंडिगोज, वेयरवुल्फ और वेस्टर्न कल्चर की भी अगर आपको स्टोरीज़ पसंद हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर वीक में 2 से 3 स्टोरीज़ ऐसी अपलोड होती रहती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी स्टोरीज़ मज़ीद सुन सकें। बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और स्टोरी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कैसी स्टोरीज़ आप सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो अवेलेबल है, तो वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सब की स्टोरीज़ पर बारी बारी वॉइस ओवर करूँगा। तो अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी, खामोश और सुनसान जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को और भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें आप लोग और ख़ुद को ऐसा ही फील करें जैसे आप उस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो बग़ैर देर किए चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम अली साकिब है और मेरा ताल्लुक़ ऐसे घराने से है जिसका बैकग्राउंड गांव से है और हमारी फैमिली और चाचू लोगों की फैमिली जो है वो कराची की तरफ रहती है। बाकी हमारा पूरा ख़ानदान पंजाब वाली साइड के गांव में रहता है और वो शुरू से ही वहीं पर रहते हैं। उनकी आल औलाद और तमाम नस्ल वहीं पर ही परवान चढ़ी है। बस मेरे चाचा और हम लोग जो है वो कराची की तरफ आ गए थे। पहले हम लाहौर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद मेरे अब्बू और चाचू को बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी कराची से, जिसकी वजह से हम लोग कराची शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हमें गांव जाने में अभी भी काफ़ी मज़ा आया करता था और हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाया करते थे जब भी गांव वगैरह के कोई प्लान बना करते थे, क्योंकि उधर जाके मैं अपने कज़न्स वगैरह से मिलता था और गांव के माहौल को काफ़ी इंजॉय करता था। हालांकि मैं शहर की सारी आसाइशों का आदी था, उसके बावजूद मैं गांव में ज़्यादा इंजॉय किया करता था। गांव की रातें बहुत अच्छी होती थी, सारे मिलजुल कर बैठा करते थे और अपने किस्से वगैरह बयान किया करते थे। मैं और मेरा एक और कज़न बिलाल, हम तो अपने दादा के साथ ज़्यादा मुंसलिक थे और उनके साथ ज़्यादा घूमा करते थे और ज़्यादातर उन्हीं के पास बैठा करते थे। वो हमें अपने वक्त की हुई बहुत खौफनाक और हैरत अंगेज़ बातें बताते थे। तो जो एक बात उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी तो मैं आपको भी बताता चलता हूँ। एक दिन मैं और मेरा कज़न बिलाल हम अपने दादा के साथ रात को लेटे हुए थे। आसमान पे फुल तारे निकले हुए थे और चांद चमक रहा था। बाकी सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे और कोई लाइट वगैरह भी ऑन ना थी। सब अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे और अपने अपने ग्रुप वगैरह बनाकर बैठे हुए थे। लड़कियां एक साइड, लड़के एक साइड और कुछ लोग एक साइड, और मैं और मेरा कज़न हम अपने दादा के साथ उनकी चारपाई पर लेटे हुए थे और हम ज़िद कर रहे थे कि हमें कोई ड्रोना किस्सा सुनाए, क्योंकि हमें ड्रोने किस्से काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। तो फिर मेरे दादा ने मुझे अपने वक्त का एक किस्सा सुनाया जो कि 1980 में उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये 1980 की बात है। मैं इसी घर में रहा करता था और मेरी शादी को अभी तक सिर्फ 1 से 2 साल हुए थे और इस गांव में तब घर भी इतने ज़्यादा ना थे, फासले से कुछ घर थे बस। गांव के अंदर एंट्रेंस पे और उसके अलावा गांव की दोनों तरफ की एंट्रेंस पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और खेत वगैरह थे। तो उन दिनों की बात है कि जब हमारे इलाके में एक ऐसा गैंग और एक ऐसा ग्रोह घुस आया था कि जिसने हमारे पूरे गांव में काफ़ी ज़्यादा दहशत फैला दी थी और उस गैंग का नाम था हथौड़ा ग्रुप।
वो लोग शैतान की पूजा किया करते थे, या मानो यूँ कह लो कि वो शैतान की इबादत किया करते थे, जिसकी वजह से वो उसके आगे इंसानों का खून पेश किया करते थे और काले जादू में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और वो ग्रुप काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 100 से 150 बंदा था उस ग्रुप में जो इस रास्ते पर निकल आए थे। बेशक उनका माइंड वॉश किया था किसी ने, या वो खुद इसी राह पर निकल आए थे और काले जादू में इन्वॉल्व हो गए थे और शैतान को खुश किया करते थे और शैतानी एक्टिविटीज़ किया करते थे, लोगों को मारा करते थे, अजियत दिया करते थे और इससे उनको ताकत वगैरह मिला करती थी और इन चीज़ों के थ्रू वो काला जादू वगैरह किया करते थे। बेसिकली वो काले इल्म में काफ़ी महारत पा चुके थे और वो हमारे गांव में काफ़ी बंदों को मार चुके थे। हथौड़ा ग्रुप उनका नाम इसलिए मशहूर था क्योंकि वो लोगों के घर के अंदर घुसकर उधर से लोगों को पकड़ कर ले जाया करते थे और जो लोग उनको पसंद आते थे बस वो उन्हीं को लेकर जाया करते थे, बाकियों को छोड़ दिया करते थे। और अगर कोई उनके साथ ज़्यादा मुज़ाहमत वगैरह किया करता था तो वो उसको हथौड़े से इस तरह मारते थे कि उनका मुंह और सर वगैरह बिल्कुल चकनाचूर कर दिया करते थे और उनकी शक्ल वगैरह तो पहचान में ही ना आया करती थी, इतने ज़ालमाना तरीके से उनको मारते थे। तो इसी वजह से उनका नाम हथौड़ा ग्रुप मशहूर हो गया था। उनके पास गन्स वगैरह होती थी या नहीं होती थी इसका तो हमें नहीं पता, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन ये ज़रूर पता था कि जो भी उनके रास्ते में आता है और मुज़ाहमत करता है वो उसको हथौड़े वगैरह से बहुत तशद्दुद करके मार दिया करते थे, जिसकी वजह से जो है लोग अपने घरों के अंदर कुंडियाँ वगैरह लगा कर सोया करते थे और ताले वगैरह भी लगाया करते थे। और उन दिनों में घरों के जो कमरे थे उनके लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे और सहन ज़्यादातर गाँव में खुले ही होते हैं। तब तो शहरों में भी इतने बंद घर नहीं हुआ करते थे और ये तो फिर भी हमारा गाँव था। तो मेरे दादा ने हमें बताया कि कुछ लोग तो घरों की कुंडियाँ लगाकर कमरों में सुकून से सो जाया करते थे ताले वगैरह लगाकर, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी चैन नहीं आता था। मतलब उनको अंदर से डर और खौफ महसूस होता रहता था कि जिसके अंदर हमारा ख़ानदान भी शामिल था। हमारे ख़ानदान के भी हम कुछ मर्द थे, जिसमें से मैं, मेरे 1-2 कज़न्स थे और मेरे 3-4 भाई भी थे। हमारी ज़िम्मेदारी ये हुआ करती थी कि हमने बारी बारी से अपने छत की मुंडेर पर खड़े होकर पहरा देना होता था। हमारे घर में 5 से 6 गन्स भी मौजूद थीं। पहले तो हमारे पास सिर्फ 1-2 गन्स थीं, उसके बाद हमने 5 से 6 और ले ली थीं ताकि हम जो है वो घर की हिफाजत अच्छे से कर सकें, क्योंकि हमारे लकड़ी के दरवाजे तो बेशक थे लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूत ना थे और उनको कोई भी तोड़कर आराम से अंदर आ सकता था। तो जब तक हुकूमत उस ग्रुप को ख़त्म ना कर देती या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन ना हो जाता कि पता चल जाए वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तब तक हमारी ही जिम्मेदारी थी अपने घर की हिफाजत करना। अक्सर लोग अपने घरों की मुंडेर और छतों पर चढ़ के पहरा दिया करते थे ताकि उनको कुछ भी ऐसा नज़र आए तो वे एक गोली चलाकर सबको आगाह कर दें और सब अपने अपने मोर्चों पर और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो जाएं। तो इसी तरह की एक रोज़ की बात है, मैं अपनी छत के मुंडेर पर खड़ा हुआ था। बिल्कुल जंगले के अंदर से सुराख बनाकर हम खड़े हुआ करते थे ताकि अगले बंदे को हम नज़र भी ना आए और हम उन पर नज़र भी रख सकें। तो उस दिन मेरे भाई, मेरी और हमारा एक तीसरा कज़न है, हम तीनों की बारी थी। लिहाजा तब मैं जाग रहा था और मेरा भाई चारपाई पे ऊपर ही सोया हुआ था और जो हमारा कज़न था वो नीचे गया हुआ था वॉशरूम वगैरह, और मैं जो है वो पहरे पर खड़ा हुआ था। और जो शख्स भी पहरे पर खड़ा होता था उसकी ज़िम्मेदारी थी 1 मिनट के लिए भी नज़रें वहाँ से गाफिल नहीं कर सकता था ताकि किसी के आने का पता चले तो गोली चलाकर हर किसी को आगाह कर दिया जाए ताकि सब उन पर मिलकर हमला कर सकें और कोई ऐसा वाक़या ना हो जो कि पिछले 1-1.5 माह से हो चुके थे। तकरीबन 5 से 6 घरों से वो ऐसे लोगों को लेकर जा चुके थे और 1-2 घरों में तो उन्होंने लोगों को भी मार दिया था बहुत वहशी तरीके से। अब मैं इसी तरह पहरे पर खड़ा हुआ था और साथ चाय का थर्मस भी रखा हुआ था ताकि बारी बारी से चाय भी पीते रहें और हमें ज़्यादा नींद ना आए। अब मैं खड़ा हुआ चाय का प्याला साथ रख के अपने और उसी सुराखों में से बिल्कुल टक सामने की तरफ देख रहा था। वो दिन भी सर्दियों के थे, इसलिए लोग जो है वो कमरों में आराम से सो जाया करते थे और जिनके घरों के दरवाजे काफ़ी मजबूत हुआ करते थे वो तो सो जाया करते थे अंदर से ताले वगैरह लगा कर। लेकिन जिनको ऐसा शक होता था कि उनके दरवाज़ों को आराम से तोड़ा जा सकता है तो वो छतों पर चढ़कर पहरा दिया करते थे
और घर भी काफ़ी फासले फासले से थे, इतनी आबादी ना थी। अभी मैंने अपनी चाय का एक घूंट भरा ही था और मैंने दोबारा से सामने की तरफ देखा तो ऐसे लग रहा था कि सामने से जैसे कोई लाल टैन जिसके अंदर ऑरेंज कलर की मोमबत्ती रखी गई हो, उसको लेकर बिल्कुल हमारे घर की तरफ कोई आ रहा है। लिहाजा मैंने अपनी आंखों को दोबारा ज़ोर से मसला तो देखता क्या हूँ कि वो लालटेन तो जिस तरह हवा में ही चलता आ रहा था और उसको किसी शख्स ने ना पकड़ा हुआ था। ये देखकर मैंने दोबारा से अपनी आंखों को ज़ोर का दबाया और ज़ोर से मसला कि हो सकता है मेरी आंखों में नींद आ रही हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है या आंखें धुंधली हो रही हैं। लिहाजा जब मैंने दोबारा से देखा तो वहाँ पर कोई भी ना था, बस हवा में लालटेन लहराता हुआ आ रहा था। अब मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो रही थी कि ये मैं आखिर क्या देख रहा हूँ, और मैं किसी वजह से गोली भी नहीं चला सकता था हवा में, क्योंकि वहाँ पर कोई शख्स तो मौजूद ही ना था। तो अगर कोई लोग आते तो मैं उनको क्या कहता। लिहाजा मैं बस उसको देख ही जा रहा था और देख ही जा रहा था। वो हमारे घर के पास आकर, बिल्कुल जो हमारे घर के साथ से एक नाली गुजरती थी छोटी सी, उसके पास आकर खड़ा हो गया और वहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ था। जैसे वो लालटेन कुत्ते के पास गया तो अचानक से कुत्ता तड़पने लगा और वो लालटेन ऐसे जैसे कि किसी ने ज़मीन पर रख दिया हो, और अचानक से देखता क्या हूँ कि कुत्ते की आवाज़ भी ना निकली और उसका सर तन से जुदा हो चुका था। अब वो जो भी चीज़ थी जो पहले नज़र नहीं आ रही थी, अब वो बिल्कुल साफ और अच्छे से नज़र आ रही थी। वो जो भी चीज़ थी वो उस कुत्ते को चीर फाड़ कर खा रही थी। हो ना हो ये कोई जिन्नात ही थे, और अब मैं उनको बिल्कुल साफ़ तरीके से देख सकता था। हालांकि वो सर्दियों के दिन थे, लेकिन चाँद फुल चमक रहा था और उस चाँद की रोशनी में नज़र आ रहा था कि वो जो भी चीज़ है वो इंसान या जानवर नहीं, बल्कि कोई हवाई मखलूक है। बिल्कुल काली स्याह चीज़ थी वो, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और उसकी आंखों में से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लाल रंग की रोशनी निकल रही हो, और उसके लंबे लंबे दांत थे, और वो उस कुत्ते को ऐसे खा रहा था कि मानो उसको इतने अरसे से गोश्त नसीब ही ना हुआ हो। और वो काफ़ी ज़ोर की और अजीब किस्म की आवाज़ें भी नहीं, और वो काफ़ी ज़ोर की और अजीब किस्म की आवाज़ें भी निकाल रहा था। अलबत्ता मैं काफ़ी हैरान हो रहा था कि मैं ये सब अगर आवाज़ें सुन रहा हूँ तो मेरे कज़न वगैरह या मेरे भाई क्यों नहीं सुन रहे, और मेरी नज़रें उस चीज़ से हट ही नहीं रही थी, और ना ही मैं हटाना चाह रहा था कि ऐसा ना हो मैं एक सेकंड के लिए भी वो नज़रें हटाऊं तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाए और फिर वो हमारे साथ ये सब कुछ करे। लिहाजा देखने में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उस चीज़ ने मुझे देखा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका मेरे पर ध्यान ही नहीं गया और वो अपने ही काम में मसरूफ़ है। लिहाजा मैं उसको अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं दिलवाना चाहता था। जैसे ही उसने कुत्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसका बस कुछ हिस्सा ही बच गया और उसका सिर्फ सर ही रह गया, तो दोबारा से वो चीज़ गायब हो गई और उसी तरह लालटेन हवा में हो गया और जो कुत्ते का सर साइड पे पड़ा हुआ था वो भी हवा में हो गया। देखने से यही लग रहा था कि वो जो भी जिन्नात या जो भी मखलूक थी उसने उसका सर भी उठा लिया है और लालटेन भी एक हाथ में पकड़ लिया है, और दोबारा से वो चीज़ पीछे की तरफ जाने लगी, और जहाँ जहाँ वो चलती जा रही थी उसके पाँव बिल्कुल खून से भर चुके थे, जिसकी वजह से उसके पाँव के निशान पूरे उस सड़क पर बनते जा रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो हमारे गांव की एंट्रेंस थी, जिस तरफ झाड़ियाँ और खेत वगैरह थे ऊंचे ऊंचे, वो चीज़ उन खेतों के अंदर चली गई और आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी मध्यम हो गई। ये सब कुछ देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं काफ़ी देर से उस चीज़ के कंट्रोल में था और हिल भी नहीं पा रहा था और बस उसी को देख ही जा रहा था। और जैसे ही वो चीज़ मेरी आंखों से दूर हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब मैं अपने काबू में आया हूँ, और फ़ौरन से मेरे हाथ कांपने लगे और मैं फ़र्श पे गिर गया छत की, और मैं काफ़ी ज़ोर से कांपने लगा और चीखने भी लगा, जिसकी वजह से मेरा भाई और मेरा कज़न नीचे से भागते हुए गन उठाकर आए मेरी तरफ। तो देखते क्या है कि मैं फ़र्श पर तड़प रहा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बुलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था, बस काफ़ी अजीब तरीके से चीखे मार रहा था और घुरा रहा था और उनको भी मार रहा था। ये देखकर वो लोग मुझे उठाकर नीचे ले गए। सुबह होने का इंतज़ार किया गया और उस रात कोई भी ना सोया, क्योंकि मैं हर किसी को मार रहा था और तरह तरह की शक्लें बना रहा था।
तो उस रात डर के मारे कोई भी न सोया और सुबह होते ही मौलवी साहब को घर में बुलाया गया और मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मौलवी साहब आए और उन्होंने मुझे दम दारूद किया और मुझे देखा कि इसके साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसने किसी ऐसे जिन्नात को देख लिया है कि जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और अब वो इसकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये अपने गले से जो मैं तावीज़ दे रहा हूँ अगर ये उतार ना दे। अगर इसने वो तावीज़ उतार दिया तो इसका मरना पक्का है और अगर ये तावीज़ पहन के रखता है तब तक कि जब तक मैं इसका प्रॉपर इलाज रूहानी ना कर लूँ तो तब वो इसका चीज़ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसने इस पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। मुझे 2 से 3 दिन का कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या होता था। 2 से 3 दिन तो मुझे दौरे पड़ते रहते थे मेरे घर वालों के मुताबिक। फिर चौथे दिन कहीं जाकर मैं थोड़ा थोड़ा अपने होश में आने लगा, लेकिन मुझे वो तावीज़ उतारने से बिल्कुल मना किया गया था। एक तावीज़ मेरे बाजू में बांधा गया था और एक मेरे गले में लटकाया गया था। हालांकि अभी भी मेरे भाई और मेरे कज़न्स वगैरह छत पर पहरा दिया करते थे और इधर से मेरी ये हालत थी। मेरा इलाज 4 से 5 माह चला, जिसके बाद मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ना ही अब मुझे दौरे पड़ते थे और मौलाना साहब ने कहा कि अब मुझे तावीज़ पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। बेहतर तो यही है कि अगर पहन के रखूं और अगर ना भी पहनूं तो अब कोई ऐसा मसला नहीं। लिहाजा मैं उस तावीज़ को उतारना पसंद नहीं करता था और मैं कहता था कि ये मेरे साथ ही रहे। मुझे उससे एक बहुत हिफाजत सी महसूस होती थी। और उन 3 से 4 माह के अंदर वो जो हथौड़ा ग्रुप था उसको भी पकड़ लिया गया था और उसका भी सारा पर्दाफाश हो चुका था। वो लोग जिन्नात वगैरह से मदद लिया करते थे और काला जादू वगैरह किया करते थे अपनी ताकतों को और बढ़ाने में, और वो लोगों के गलत कामों में उनकी मदद किया करते थे, काला इल्म वगैरह किया करते थे। और वो ये सब कुछ क्यों किया करते थे वो सब कुछ भी लोगों के सामने आ गया था। और अब हमारे गांव को या किसी भी गांव को कोई ख़तरा नहीं था क्योंकि वो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था और अब वो जेल की सलाखों के पीछे थे। तो अब हम भी चैन की नींद सो जाया करते थे और जो मेरे साथ भी सब कुछ हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया था। लेकिन ये 1982 का ऐसा वाक़या है कि जो काफ़ी लोगों को पता होगा हथौड़ा ग्रुप के बारे में, और अगर वो चाहें तो हथौड़ा ग्रुप के बारे में इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा ग्रुप था कि जिसने लोगों के अंदर दहशत फैला कर रख दी थी। और जो लोग उस टाइम पर होते थे और आज भी ज़िंदा हैं तो उनसे ज़रा पूछना कि हथौड़ा ग्रुप क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि ये उस वक्त का सबसे दहशतनाक ग्रुप था कि जिसकी दहशत से लोग काम जाया करते थे। मेरे दादा के पास सुनाने को और भी ऐसे कई किस्से हैं जो इंशाल्लाह मैंने हारिस भाई के साथ शेयर कर दी हैं और वो अपनी आने वाली स्टोरीज़ में उन पर भी वॉइस ओवर करेंगे और मुझे पता है कि वो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे।